नमस्कार। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत जर्नल एंट्री से संबंधित व्यवहारिक प्रश्न हल करेंगे। जर्नल एंट्री के व्यवहारिक प्रश्न हल करने से पहले आपको कुछ मान्यताएं जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दी थी उसका दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमको दिमाग में जर्नल एंट्री करने से पहले कुछ चीजें हमें दिमाग में मानकर चलना पड़ती है। सबसे पहला है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। मैंने आपको कहा था कि दुकान का जो मालिक है वो अलग व्यक्ति है और दुकान अलग व्यक्ति है। हमें कानूनी रूप से भले दुकान के मालिक और दुकान में भले कोई अंतर नहीं हो, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मान के चलना है कि दुकान अलग व्यक्ति है, उसका मालिक अलग व्यक्ति है। और हमें सारी जर्नल एंट्री किसकी किताबों में करना है? दुकान की किताबों में करना है। और सारी जर्नल एंट्री हमें दुकान के हिसाब से ही सोचना है। दूसरा है मौद्रिक मापन की मान्यता है। हमें केवल वित्तीय जो लेन देन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको हम पैसों में नाप सकते हैं, केवल ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को हमें जर्नल एंट्री करना है या बुक्स में लिखना है। अगर जैसे हमें पता, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें 5,000 रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ, तो ये कोई वित्तीय घटना नहीं है, इसलिए इसकी कोई जर्नल एंट्री पुस्तकों में नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कहा कि सैलरी का पेमेंट करा 5,000 रुपए, तो यहां पर आप पैसे में इसको माप सकते हैं, इसलिए इसकी जर्नल एंट्री आप करेंगे। तीसरा अजम्पशन आपके दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक बार आपने दुकान चालू करी, चालू व्यवसाय की मान्यता है ये, एक बार अगर आपने दुकान या व्यापार प्रारंभ करा है तो ये अनंत काल तक चलता रहेगा, ये कभी भी बंद नहीं होगा। और लास्ट वाली है लेखांकन अवधि की मान्यता। हम जो हमारी अकाउंटिंग है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन लाभ हानि की ज्ञान की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस लेखा अवधि को 12 महीने की एक निर्धारित अवधि के हिसाब से हमने बांट के रखा हुआ है। अर्थात हम प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की लेखा अवधि तक का हिसाब किताब रखते हैं, और 1 अप्रैल वापस आने पर हम क्या करेंगे? किताबें नई चेंज कर लेंगे। अब दोहरा प्रविष्टि प्रणाली, मैंने आपको कहा था कि दोहरा प्रविष्टि प्रणाली का जो फंडामेंटल रूल है कि प्रत्येक लेन देन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करेगा। अब एक व्यापार में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर हम सारे ट्रांजैक्शंस को अगर हम क्लासिफाई करें तो हम ब्रॉडली हम एक 3 तरीके के खातों में हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाते। व्यक्ति अर्थात जिसे हमने जो अपने नाम से व्यापार प्रारंभ कर सकता है, जो अपने नाम से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो सकता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसको कि हमारे संविधान ने कुछ अधिकार दिए, जैसे राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, ये तो हम लोग हो गए नेचुरल पर्सन जिनका जन्म प्राकृतिक तरीके से होता है ना। राम, श्याम, है ना, सीता, गीता, ये सब नेचुरल पर्सन भी व्यक्ति होते हैं। कृत्रिम व्यक्ति अर्थात जिनका जन्म प्राकृतिक तरीके से न होकर कानून के किसी रजिस्ट्रेशन, कानून के तहत किसी एक्ट के तहत उसका पंजीयन करके होता है, जैसे कंपनी हो गया, फर्म हो गया, बैंक, बीमा कंपनी, अर्थात जिसको हम उसके नाम से जानते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शनिवारा ब्रांच, तो हमें एक स्पेसिफिक बैंक का पता चलता है ना। तो इसके अंतर्गत कृत्रिम व्यक्ति से होने वाले लेन देन भी इसी व्यक्तिगत खातों के ऊपर शामिल होंगे। और तीसरा होता है प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। इसकी जरूरत हमें आखिरी में पड़ेगी, लेकिन जैसे कि हमने 5 मजदूर है हमारे यहाँ पर, और 5 मजदूरों को हमने पेमेंट देना बाकी है, तो उसको हम प्रतिनिधित्व करते हुए उनके जो अदत्त मजदूरी या अदत्त वेतन का खाता जो है एक कृत्रिम व्यक्ति वाला, मतलब 5 व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उसके ऊपर भी हम व्यक्तिगत खाते के रूल लगाएंगे। अब व्यक्ति है तो हमें केवल इस बात पे जोर देना है, व्यक्ति है तो या बट ऑब्वियस वो या तो पाने वाला होगा या फिर देने वाला होगा। तो व्यक्तिगत खातों के संबंध में हमें केवल 2 चीजें सोचना है। अगर हमारा कोई भी लेन देन व्यक्ति विशेष से हो रहा है तो वो व्यक्ति दुकान से पाने वाला है या दुकान को देने वाला है ना। दूसरा होता है वास्तविक खाते, या इसको हम वस्तुगत खाते भी बोल सकते हैं। वास्तविक का मतलब होता है रियल अकाउंट। रियल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे। एक होता है मूर्तमान, है ना, जिसको हम बोलते हैं टेंजिबल, जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, उसको हम बोलते हैं मूर्तमान, है ना, टेंजिबल। और अमूर्तमान, जिन्हें हम देख एवं टच नहीं कर सकेंगे, उसको हम बोलते हैं अमूर्तमान।
दोनों ही प्रकार की जो चीजें होती है वो वास्तविक खाते के अंतर्गत क्लासिफिकेशन होगा और इसके ऊपर इसी वास्तविक खाते के रूल लगेंगे। और अवास्तविक जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वास्तव में जिसको अर्थात जिसको हम देख सकते, गिन सकते, छू सकते हैं उसको हम वास्तव में बोलते हैं। और इसका मैं सबसे बढ़िया उदाहरण आपको बताता हूं, नगद या कैश। हम रुपयों को गिन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसके लिए यह वास्तविक खातों के अंतर्गत कैटेगरी में आएगा। और अवास्तविक खाते या नाम मात्र के खाते, ये जनरली इसको हम आय व्यय के खाते बोलते हैं। ये वास्तव में इस प्रकार के कोई भी चीज आपको दुकान में नहीं मिलेगी और ये वास्तव में ऐसी चीजें होती नहीं है। इसके बदले में या तो पैसे दिए जाते हैं या पैसे प्राप्त होते हैं और हर वक्त हम पैसे लेते समय या देते समय इसको एक नया नाम चिपका देते हैं। जैसे हम एक किराए के मकान में रहे, 1 महीना जैसे हमारा कंप्लीट हुआ, हमने मकान मालिक को 5,000 रुपए दिए, तो हम इस 5,000 रुपए काहे के दिए, हम क्या नाम दे देंगे, हमने किराया दिया। अगर मान लीजिए हम इंदौर जा रहे हैं बुरहानपुर से बस में, हमने बस कंडक्टर को 300 रुपए दिए, तो 300 रुपए काय के दिए, बोले हमने उसको भाड़ा दिया, है ना। अगर मान लीजिए हमने एक नौकर को हमारे यहाँ पर रखा हुआ है, महीना भर उसने हमारे यहाँ काम करा, हमने उसको 5,000 रुपए दिए, तो 5,000 रुपए काय के दिए, हम बोलेंगे वेतन के दिए या सैलरी के दिए। तो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेंट, इंश्योरेंस, इस प्रकार की चीजें बाजार में कहीं मिलती नहीं है, इसलिए वो अवास्तविक होती है। ये केवल नाम मात्र के होते हैं, हम इसको एक नाम मात्र की चीज है, इसके बदले में हम या तो पैसे देंगे या पैसे प्राप्त होंगे, लेकिन हम हर बार इसको एक नया नाम दे देंगे। ये हमारे खर्च भी हो सकते हैं, ये हमारी इनकम भी हो सकती है। जैसे रेंट, अगर हमें भुगतान करना पड़ा तो हमारे लिए खर्चा हो गया, और अगर हमें प्राप्त हो रहा है किराया तो हमारे लिए इनकम हो गई। तो हमने या और इसमें एक और कैटेगरी होगी, या तो ये हानि होगी या फिर लाभ होगा। इन चारों में से भी कोई भी चीज होगी तो वो अवास्तविक या नाम मात्र में आएगी। अब जब डबल एंट्री सिस्टम के लिए हमें केवल पहला तो काम तो ये करना है कि जो भी लेन देन हो रहा है मौद्रिक नेचर का, उसको हमको क्लासिफिकेशन करना है कि वो व्यक्तिगत खातों में जा रहा है, वास्तविक खातों में जा रहा है कि अवास्तविक खातों में, और इनके कुछ नियम बने हुए हैं। मैंने आपको कहा था व्यक्ति है, व्यक्ति दुकान में या तो पाने वाला रहेगा या देने वाला रहेगा। वास्तविक चीजें जिसको हम देख सकते, गिन सकते, छू सकते हैं, या तो ये दुकान में आएगी या फिर दुकान से जाएगी, गई होगी। अगर अवास्तविक की बात करें तो या तो ये हमारे खर्च हो गए या फिर हानि होगी, या फिर हमारा खर्च होगा या आय होगा, या फिर हमारी हानि होगी या फिर लाभ होगा। इसी प्रकार से 2 चीजें करना है। अब रूल क्या है डबल एंट्री सिस्टम का? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है पाने वाले को आपको डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करिए। तो इसका उल्टा हमेशा क्या हो जाएगा, देने वाले को क्रेडिट करिए। सिंपल सा, इसमें से दोनों में से कोई भी एक याद रख लिया तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। पाने वाले को डेबिट तो देने वाले को क्रेडिट। अगर हम अवास्तविक खाते की बात करें तो या तो ये दुकान के अंदर कैश, जैसे हम कैश का एग्जांपल ले, कैश या तो दुकान के अंदर आई होगी या फिर दुकान से गई होगी। अगर कैश दुकान में आए, जो आए उसे डेबिट, और अगर दुकान से जाए तो उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। उसी प्रकार अवास्तविक चीजों के हमने कहा कि सारे खर्चे और सारी हानियों को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और सारी आय या लाभ को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब हम इससे संबंधित कुछ व्यवहारिक प्रश्न करेंगे। देखिए, इस सवाल में सबसे पहली जर्नल एंट्री है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ के 1200 रुपए। अब दुकान के हिसाब से आप सोचिए, दुकान में क्या हुआ, एक तो रोकड़ आई, और रोकड़ आई है तो किसी न किसी ने दी है। किसने दी है, मालिक ने दी है। और हमने कहा था कि मालिक दुकान को कुछ भी देगा तो हम मालिक का व्यक्तिगत नाम नहीं देंगे। मालिक अगर दुकान को कुछ भी देगा तो वो कहलाएगा पूंजी खाता। तो पूंजी खाता मालिक को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 2 खाते प्रभावित होंगे, एक होगा रोकड़ खाता और दूसरा होगा पूंजी खाता, क्योंकि दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारिक लेन देन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करेगा। तो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करने में दुकान के हिसाब से हमने देखा, सबसे पहला आया रोकड़, और किसने दिया, मालिक ने दिया। रोकड़ खाता अगर हम देखें तीनों क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो ये है वास्तविक खाता अर्थात रियल अकाउंट, और पूंजी खाता मालिक को प्रतिनिधित्व कर रहा है, मालिक का खाता इसलिए पर्सनल अकाउंट हुआ, इसलिए इस पर रियल अकाउंट के रूल लग जाएंगे और इस पर पर्सनल अकाउंट के रूल लग जाएंगे। वास्तविक खाते से संबंधित नियम क्या थे, जो आए उसे डेबिट और जो जाए उसे क्रेडिट।
अब रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करने में रोकड़ दुकान के अंदर आई है, इसलिए रोकड़ क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और किसने दी है, मालिक ने दी है। व्यक्तिगत खाते का रूल था पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। चूंकि मालिक देने वाला है इसलिए इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। अब इसको जर्नल एंट्री में किस तरीके से दिखाएंगे। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको इस तरीके से 5 कॉलम का एक पेज तैयार करना पड़ेगा अपने कॉपी के अंदर। सबसे पहला कॉलम रहेगा दिनांक का, तारीख का। दूसरा कॉलम रहेगा विवरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्टिकुलर्स। तीसरा रहेगा आपका लेजर फोलियो अर्थात पृष्ठ संख्या। और चौथा कॉलम डेबिट अमाउंट और पांचवा कॉलम क्रेडिट अमाउंट। ये दोनों कॉलम का साइज एक समान रहना है। ये सबसे बड़ा कॉलम हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, क्योंकि इसके अंदर हमको जर्नल एंट्री करना रहेगी, है ना। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। तारीख में अगर हम देखें 1 जुलाई 2007, है ना। क्या हुआ, कैश आई है तो कैश डेबिट होगी, तो कैश अकाउंट, या इसको अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इसको आप लिखेंगे रोकड़ खाता, कैश अकाउंट। और आप इस तरीके से डॉट बनाते हुए इसको यहां तक ले जाएंगे और इसके पास पृष्ठ संख्या के पास में इसको क्या लिखेंगे, डेबिट। और एक छोटा सा लाइन छोड़कर, जैसा हम पैराग्राफ चेंज करते हैं हिंदी में, एक उंगली का मार्जिन रख के हम थोड़ा सा यहां से लिखेंगे 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2। और दूसरा खाता क्या होगा, हमने कहा था पूंजी खाता क्रेडिट होगा, तो पूंजी खाते को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर आप इसको हिंदी में लिखते हैं तो इसको इस तरीके से लिखेंगे रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से, है ना। तो आप वैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब डेबिट वाले अमाउंट में 1200 रुपये, क्रेडिट वाले अमाउंट में 1200 रुपये। और ये जर्नल एंट्री के नीचे इसी जर्नल एंट्री जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक इसका हम नरेशन नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिस तरीके से मालिक का नाम लिख दीजिए भले से, या कोई भी ट्रांजेक्शन था जो आपने लिखा था, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ हुआ, ये रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। और एक लाइन आपको ये तारीख वाले से, मतलब पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है इसको आपको पूरा क्लोज करना है। तारीख वाला पृष्ठ संख्या, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट वाला कॉलम खुला रहेगा, इसको कभी भी बंद नहीं करना है। ये जर्नल एंट्री खत्म हुई है तो इसको एक विवरण वाले जो कॉलम रहेगा उसको आपको पूरी तरीके से क्लोज करना है। तो इस तरीके से ये पहली प्रविष्टि होती है। दूसरा ट्रांजैक्शन था महेश से माल खरीदा। अब जब भी माल खरीदे या बेचे तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये माल नगद खरीदा है कि उधार खरीदा है। अगर नगद खरीदा होगा तो ट्रांजैक्शन में लिखा रहेगा महेश से माल खरीदा, नगद माल खरीदा, या केवल लिखा रहेगा माल खरीदा। माल खरीदा ऐसा लिखा रहे, पार्टी का नाम नहीं रहे तो ये नगद खरीदी होगी। लेकिन अगर पार्टी का नाम लिखा है तो हमें जरूर देखना चाहिए कि महेश से नगद माल खरीदा, ऐसा कहीं लिखा है क्या नगद वर्ड, तो ही वो नगद माल खरीदा माना जाएगा। अन्यथा ये अगर पार्टी का नाम दिया है तो ये उधार खरीदा है। तो अब देखिए दूसरी एंट्री थी महेश से माल खरीदा। माल खरीदना मैंने आपको कहा था, इसको हम बोलेंगे परचेज अकाउंट, और माल बेचने को हम बोलेंगे सेल्स अकाउंट। अब माल खरीदा है तो ये बात होता है परचेज अकाउंट एक अकाउंट आएगा, और उधार खरीदा है तो पार्टी का नाम आ जाएगा। पार्टी का नाम कौन है, महेश, जिससे कि हमने उधार खरीदा है। परचेज अकाउंट आपको मैंने कहा था कि मॉडर्न अकाउंटेंसी में नॉमिनल अकाउंट होगा, और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा क्योंकि ये खर्चा है। और माल खरीदा है तो महेश दुकान को देने वाला हुआ, व्यक्ति है, इसमें व्यक्तिगत खाते के रूल लग जाएंगे। ये पाने वाला है कि देने वाला है महेश, तो महेश देने वाला है, इसलिए देने वाले को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इसको दूसरी एंट्री को हम इस तरीके से लिखेंगे 2 जुलाई 2007 परचेज अकाउंट डेबिट, टू, यहां पे किससे लिखा, महेश। यहां पर केवल 2 लिखते हैं, यहाँ पे गलती से भी क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, है ना।
ये परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, है ना। कितने रुपए का माल खरीदा है? 300 रुपए का माल खरीदा है, तो अब 300 रुपए डेबिट में और 300 रुपए क्रेडिट में। महेश के आगे 300 रुपए, परचेज अकाउंट के आगे 300 रुपए। हम यहाँ पे लिख देंगे महेश से माल खरीदा। व्यापारी बहुत सारे माल खरीदता है, तो यहाँ पे याददाश्त के लिए लिख सकता है कि उसने क्या खरीदा। कॉटन खरीदा, यार्न खरीदा, है ना। या किराना व्यापारी है तो गेहूं, दाल, चावल क्या खरीदा, वो हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 6 जुलाई की। उसमें लिखा है उन्होंने नकदी से माल बेचा। अब नकदी से माल बेचा, तो माल बेचा अर्थात एक खाता तो कौन सा हो जाएगा? सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता, है ना। और माल कैसे बेचा है? नकदी से, तो दूसरा खाता जो प्रभावित होगा वो कौन सा रहेगा? कैश अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट मैंने कहा था मॉडर्न अकाउंटेंसी में हमेशा नॉमिनल अकाउंट और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। और दुकान में माल बेचने से कैश आई है कि गई है? आई है, इसलिए जो आए उसे डेबिट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? जो आए उसे डेबिट, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे। 6 जुलाई 2007 कैश जो डेबिट होगा उसको हमको पहले लिखना है ना जर्नल एंट्री में, और उसके आगे डेबिट जरूर लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट। और जो क्रेडिट होता है उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखेंगे, लेकिन उसके आगे शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम हमेशा टू से, टू सेल्स अकाउंट। ये था 300 रुपए का, 300 रुपए डेबिट, 300 रुपए क्रेडिट। या हाथों लिख दिए कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपया, टू सेल्स अकाउंट 300 रुपया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे नरेशन, नकदी से माल बेचा, और इसको आप क्लोज कर दीजिए। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है आपकी श्याम को माल बेचा। तो श्याम अकाउंट एक प्रभावित होगा। नकदी कहीं नहीं लिखा है कि श्याम को नकदी माल बेचा। अगर श्याम को नकद माल बेचता होता तो श्याम से हमारा कोई मतलब नहीं, हमको पैसे मिल गए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो एक खाता कैश आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है? श्याम को माल बेचा, तो नकद नहीं होने से ये माल कैसा हुआ? उधार माल बेचा। माल बेचा एक खाता और श्याम दूसरा खाता, तो श्याम का खाता प्रभावित होगा और एक विक्रय खाता। तो श्याम व्यक्ति है और श्याम कौन है? चूंकि हमने इसको माल बेचा है इसलिए वो पाने वाला हुआ। व्यक्तिगत खाते का रूल, पाने वाले को आपको क्या करना है? डेबिट करना है। और विक्रय खाता मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट है और हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो आप इसकी जर्नल एंट्री जो है किस तरीके से कर देंगे? श्याम डेबिट, कोई भी व्यक्तिगत खाता जो होता है उसके आगे कभी भी अकाउंट नहीं लिखते, डायरेक्ट इस तरीके से लिख दीजिएगा श्याम डेबिट। और अगर आपको उसके आगे अकाउंट लिखना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा करके अकाउंट लिखेंगे, श्याम्स अकाउंट, है ना। या तो इसी तरीके से लिखे, हमेशा नेचुरल पर्सन जो होते हैं उसके नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगाते। श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये माल बेचा था आपने, श्याम अकाउंट डेबिट 275 टू सेल्स अकाउंट 275। श्याम को माल बेचा, या आप हाथों हाथ लिख दीजिएगा श्याम डेबिट 275 टू सेल्स 275, है ना। नेक्स्ट एंट्री थी आपकी वेतन दिया 100 रुपया। अब आप देखिए वेतन दिया, तो वेतन देने में आपने क्या दिया होगा? एक तो कैश दिया होगा, और वेतन ये आपका जो है खर्चा हो गया है। तो दो खाते जो प्रभावित होने वाले हैं, एक तो हो गया कैश और दूसरा हो गया सैलरी। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट नाम मात्र का खाता है ना, नॉमिनल अकाउंट है। अब वेतन देने से कैश दुकान के अंदर आई कि गई है? गई है, इसलिए जो जाए उसे क्रेडिट। और सैलरी खर्चा है आपका दुकान का, क्योंकि आपने वेतन दिया है, तो इसलिए आपके सारे ये जो खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, सारे खर्चे को आपको क्या करना है? डेबिट करना है। तो आपको सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो आप इसकी जर्नल एंट्री आप इसी तरीके से करेंगे। 9 जुलाई डेट है, आप इसकी जर्नल एंट्री करिए, सैलरी अकाउंट डेबिट
100 रुपया, और टू कैश अकाउंट, दुकान से कैश कितना गया 100 रुपया। यहाँ पे लिख सकते हैं नाम, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं कर्मचारी का कि इसको आप देखें पेमेंट दिया और कौन से महीने का दिया। अभी हम केवल सिंपल जैसा प्रश्न में दिया है वेतन दिया या वेतन भुगतान किया, यहाँ पर हम लिख देंगे। लेकिन एक्चुअल में जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो किस व्यक्ति को दिया और कौन से महीने का पारिश्रमिक दिया वो आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें दो जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके दो खाते हमको देखना है। नेक्स्ट एंट्री थी आपकी फर्नीचर नकद खरीदा। तो फर्नीचर नकद खरीदा, फर्नीचर माल नहीं है, इसलिए जो भी असेट्स खरीदी जाएगी वो उसने व्यक्तिगत नाम से डेबिट होगी। तो फर्नीचर अकाउंट एक आ जाएगा, और दूसरा नकद खरीदा तो दूसरा खाता जो प्रभावित होगा वो कैश होगा। फर्नीचर आपका वास्तविक खाता है और कैश भी आपका वास्तविक खाता है। रूल है जो आए उसे डेबिट और जो जाए उसे क्रेडिट। तो फर्नीचर दुकान के अंदर आए इसलिए डेबिट होगा, और कैश आपकी गई है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगी। 10 इसलिए हम इसकी एंट्री 10 जुलाई के दिन किस प्रकार से करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 120 रुपया टू कैश अकाउंट 120 रुपया, और नरेशन क्या लिख देंगे, फर्नीचर खरीदा। तो इस प्रकार से हम जर्नल एंट्री नेक्स्ट करते जाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री थी बैंक में जमा की। तो बैंक में क्या जमा करा होगा, आपने कैश जमा करी होगी 250 रुपए। तो बैंक एक खाता हो गया, दूसरा खाता हो गया कैश खाता। बैंक पाने वाला है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, और कैश आपके दुकान से गई है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी हम जर्नल एंट्री इस प्रकार से कर देंगे, 15 जुलाई के दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 250 रुपए। तो इस प्रकार से हमको प्रत्येक लेन देन के दो खाते हमको फाइंड आउट करना है और देखना है कि ये कौन से क्लासिफिकेशन जा रहा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, और उसके ऊपर उस खाते के रूल लगा देना है। नेक्स्ट एंट्री थी आपकी 17 जुलाई की, कमीशन प्राप्त हुआ। तो कमीशन प्राप्त होने में आपको रोकड़ प्राप्त हुई है, और रोकड़ वास्तविक खाता है, और रोकड़ दुकान में आई है इसलिए डेबिट हो जाएगी, और कमीशन आपको प्राप्त हो इसलिए आपकी आय है, तो इसलिए ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 30 रुपया। अब हमारा पेज देखिए यहाँ पर खत्म हो गया है और सवाल अभी भी अधूरा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टोटल यहाँ पे कर देंगे, और इस टोटल के नीचे के वाली लाइन पे मैंने डबल लाइन नहीं खींची है ना, यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल कैरीड फॉरवर्ड। और नेक्स्ट पेज जैसा ही आएगा हमारा, उस नेक्स्ट पेज के ऊपर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर जैसे पेज सेकंड हो गया तो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। पिछले पेज का टोटल था 2575 डेबिट में, और क्रेडिट साइड में 2575, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री आपको दे के रखी है, बिजली व्यय के दिए 50 रुपए। तो बिजली व्यय आपका खर्चा हो गया, नॉमिनल अकाउंट है ना, इसलिए ये हो जाएगा खर्चा, सारे खर्चे को आप डेबिट करिए, और बिजली व्यय दिए आपके, तो आपके दुकान से क्या चली गई, कैश चली गई, जो कि वास्तविक खाता है, जो चाहे उसको क्रेडिट कर दीजिए 50 रुपए। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री देके रखिए आपको, शाम से प्राप्त हुए। तो क्या प्राप्त हुए आपको, शाम से नगद प्राप्त हुआ होगा। तो ऑब्वियसली कैश रियल अकाउंट है, और ये दुकान की आई है, दुकान में अंदर आई है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और देने वाला कौन हो गया, शाम, क्योंकि व्यक्ति है तो देने वाले को आप जमा कर दीजिए 275 रुपए। और इस प्रकार से आप इस टोटल को शामिल करते हुए आप ये दोनों एंट्री आप करके, आप इसकी दोनों का टोटल करके आप ये जो टोटल लगाएंगे इसको हम बोलेंगे ग्रैंड टोटल, और इसका टोटल कितना हो गया, 2900 रुपए। तो इस प्रकार से हम सारे जर्नल एंट्री के व्यवहारिक प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू।